6 पर कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। बिहार की 2020 जी हां, इंतखाबी जंग जारी है। आखिरी और तीसरे मरहले के तहत आज बिहार में वोटिंग हो रही है। 243 सीटों असेंबली सीटों वाली बिहार रियासत में आज तीसरे मरहले और आखिरी मरहले के तहत वोट डाले जा रहे हैं। 15 अजला के 78 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। अगर उम्मीदवारों की बात करेंगे तो 1208 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। अगर वुज़रा की हम बात करेंगे तो नीतीश कुमार के कई वुज़रा 12 वुज़रा इंतखाबी मैदान में अपनी किस्मत दोबारा आजमा रहे हैं। उनकी किस्मत साख या दांव पर लगी हुई है, ये कह सकते हैं। और 12 मिनिस्टर हैं, जिसमें से जेडीयू के 8 हैं, बीजेपी के 4 वुज़रा की किस्मत दांव पर लगी हुई है। अब तफसील से ये जान लेते हैं कि जेडीयू ने कितने उम्मीदवार तीसरे मरहले के तहत और आखिरी मरहले के तहत मैदान में उतारे हैं। 37 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। 2015 की अगर हम बात करेंगे तो 2015 में 23 सीटें जेडीयू ने हासिल की थी, यानी जेडीयू के खाते में 23 सीटें गई थी। आवाम क्या कुछ कह रही, सुन लेते हैं। खातून वोटर भी अपने इजहार ख्याल करती हुई दिखाई दे रही हैं। एक बार फिर से आ जाते हैं कि कितनी सीटें किस पार्टी को दी गई हैं और 2015 में कितनी सीटें किस पार्टी ने हासिल की थी। जिससे विकास हुआ, अच्छा सरकार बना, उसके लिए। क्या सरकार ने काम किया? हाँ, काम किया, विकास किया, अच्छा। उनके गांव में काम हुई है? हाँ, उनके गांव में काम हुई, अच्छा। ललन डिसीदेव। तो हम अवाम का एक तरफ रद्द-ए-अमल हम आपको दिखा रहे हैं कि गुज़िश्ता जो सरकार रही या इस वक्त जो सरकार है उसके कामकाज से कितने खुश हैं। एक बार फिर से सुनाते हैं। विकास के मुद्दे पर गांव में विकास हुई है? विकास हो रहा है। सरकार ने अच्छा काम किया। क्या नाम है आपका? प्रभात कुमार। तो अवाम अपने रद्द-ए-अमल का इजहार कर रही है। 5 सालों में सरकार ने जिस तरह से काम किया, क्या उस काम से वो खुश हैं या ना खुश हैं, या सरकार बदलना चाहते हैं, नुमाइंदा बदलना चाहते हैं। अब वो मिला जुला रद्द-ए-अमल देखने को मिल रहा है। एक जानिब खूबसूरत तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। और अगर ख़वातीन की हम बात करेंगे तो ख़वातीन बड़ी तादाद में अव्वलीन फुर्सत में, पहली फुर्सत में पोलिंग बूथ्स पर पहुंच रही हैं। कुछ खातून ऐसी होती हैं जो ये चाहती हैं कि घर का कामकाज निपटा दे, फिर थोड़ा देरी से वो पोलिंग बूथ का रुख करती हैं। लेकिन कुछ खवातीन ये सोचती हैं कि कामकाज हम बाद में करेंगे, पहले वोट कास्ट कर आएँ। तो ऐसी कई तस्वीरें। और बुजुर्ग अगर वोटर्स की हम बात करेंगे तो वो भी पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। कई दहाइयाँ गुजर गई और इंतखाबात उन्होंने देखे हैं, सरकारें बदलती हुई देखी हैं, और कई उनके जहन में मुद्दे हैं कि जो उनकी पीढ़ियाँ हैं, जो नस्लें हैं, वो सही तरीके से रहें और उनका मुस्तकबिल तब अच्छा हो और ख़ूबसूरत हो, सुनहरा हो। इसलिए अपने वो वोट का इस्तेमाल करने के लिए पहुँच रहे हैं। एक बार फिर से आ जाते हैं सियासी इक्वेशन पर। कितनी पार्टियाँ किस उम्मीदवारों के साथ मैदान में हैं। जेडीयू की हमने बात कर ली थी कि जेडीयू ने 37 सीटों पर उम्मीदवार तीसरे और आखिरी मरहले के तहत उतारे हैं। अगर हम बात बीजेपी की कर लेंगे, क्योंकि इस बार सियासी जो इक्वेशन है वो तस्वीर बदली हुई है। पहले जेडीयू और आरजेडी ने मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार जेडीयू और बीजेपी साथ चुनाव लड़ रही है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है जिसका रुख कर लेते हैं मधेपुरा से। बूथ नंबर 219 में ईवीएम में खराबी की खबर है। मधेपुरा में सहरुखी मुकाबला, एक जानिब जेडीयू है तो दूसरी जानिब पीडीए प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक अलायंस है। इस बीच बूथ नंबर के हवाले से खबर आ रही कि मधेपुरा में एक बूथ नंबर पर ईवीएम में खराबी की खबर है। ऐसे में लोगों को मुश्किलात दरपेश होंगी, क्योंकि लोग अपना वक्त निकाल कर वोट कास्ट करने के लिए पहुंचते हैं, और जब ईवीएम खराब हो तो उनकी परेशानी किस हद तक बढ़ सकती है, इसका अंदाजा बखूबी लगाया जा सकता है। तो इससे पहले भी कई मकामात पर, कई पोलिंग बूथ्स पर ईवीएम में खराबी की खबर हम तक मौसूल हुई। इस वक्त जो खबर आ रही है वो मधेपुरा के एक पोलिंग स्टेशन से आ रही है, जहां पर रखना अंदाजी हुई है वोटिंग के अमल में। वो इसलिए क्योंकि ईवीएम में खराबी की खबर है, तो ईवीएम में खराबी की वजह से वोटिंग के अमल में रखना पड़ा है। बूथ नंबर 219 में ईवीएम खराब हुई है, जिसके बाद वोटरों की तादाद जाहिर सी बात है पोलिंग लाइन में मौजूद होती है, और इस बीच ईवीएम में खराबी की खबर हो तो उनकी मुश्किलात में इजाफा हो जाता है, क्योंकि कई काम को वो साइड में रखकर, यानी दरकिनार कर पोलिंग बूथ तक पहुंचते हैं। आइए, मतलब चलने में दिक्कत नहीं ना हो रहा है? हाँ, चलने से तो दिक्कत है। चलिए हम आपको छोड़ भी देते हैं, आप आगे। हाँ? काफी अच्छा लग रहा है ना ये? हाँ।
आपकी हंसी तो बहुत प्यारी है एकदम। हाँ? आपकी हंसी बहुत अच्छी है। देखिए जितना आदमी रहे नु धर्म में उतना दिन भगवान राखी, हाँ समझे। अच्छा आया है लय पर लया गोल। अच्छा बाबा, एक बात बताइए, कैसा सरकार चाहिए? हाँ? कैसा सरकार आ चाहिए? कैसे सरकार हो तो देखिए कांग्रेस लिए आइल बा, मान लीजिए कांग्रेस लिए आइल बा, हाँ? उसका बाद में देखिए कांग्रेस तो उतना अभी तक कुछ नहीं किया। अच्छा इतना आदमी मुआल बा, उसको जवाब गांधी भी नहीं दिया और जवाहरलाल भी नहीं दिया। जो हमारा हिंदू के भारत में मोहम्मदन तो खत्म नहीं पहले कुआ तक किया था। जय बांग्ला में देखिए कितना आदमी मुआ गई, हाँ पहले। तो कौन कर रहा है, कौन कर रहा है हाँ, विकास? तो बीजेपी यही बना दिया है, अटल बिहारी। इसका नतुन नहीं, वो जीती सब जगह, होल भारत, पूरा भारत। पाकिस्तान है, कांग्रेस पाकिस्तान नहीं ना, एक दिन उल्लेख नहीं किया है पाकिस्तान। एक नेताजी भारत आजाद किया है, उसको भी नाम नहीं लिया है कोई, कहिए हमारे सामने। तो देखिए 90 साल के बुजुर्ग हैं, इनसे हम कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। कई सारे ऐसे सवाल हैं जो नहीं भी पूछना चाहिए था, लेकिन बुजुर्ग बोलते चले गए और हम सुनते चले गए। और ये तस्वीर है, ये बताने को काफी है कि कितनी नाराजगी है एक बुजुर्ग के मन में। इसको रोकने नहीं सकेगा, हैं? ये बीजेपी को रोकने को नहीं सकेगा कोई नहीं रोकेगा। ना, ये ऊपर हो जाए सब, समझे। वो भगवान है सब कोई, कौन? भगवती है, वो आपको आपको कृष्ण जी है, उसको शिव है, ब्रह्मा है, और सब कोई उसका पैसा। तो बिल्कुल। बुजुर्ग नाम वोटर- क्या बताया था बाबा आपने? नाम रवि, ये वोट में था यही पे, जब लोग हम लोग को लिए है रविंदर, बिल्कुल रवि नाम था जी, रवि नाम था। लेकिन तो अब रविंद्र बुजुर्ग वोटर नाम- 90 साल के हैं, वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं पोलिंग बूथ्स पर। उनकी नाराजगी भी आपने कुछ देर पहले देखी, सियासी पार्टियों के खिलाफ वो नाराज होते हुए दिखाई दिए। उन्होंने कई दहाइयां देखी हैं, इसलिए वो कई सरकारों से नाला नजर आए। इस वक्त रुख कर लेते हैं अपने नुमाइंदे संजय कुमार का। संजय, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं, किस जिले के पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हैं? और क्योंकि 8:15 हो रहे हैं, किस तरह से पोलिंग का अमल पोलिंग स्टेशन पर जारी है, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए अभी जो मतदान का प्रतिशत है सुबह 8 बजे तक आया है और 3.8% बिहार में अब तक मतदान की जो प्रक्रिया चल रही है उसमें परसेंटेज ऑफ वोटिंग 3.8% आया है। अररिया में 4.1%, ये सीमांचल का एक प्रमुख जिला है जहां पर 4.1% अब तक मतदान हुआ है। इसके अलावा किशनगंज में 4.5% मतदान की प्रक्रिया जो है वो वहां तक पहुंची है। और कई ऐसे जिले हैं जहां पर मतदान की प्रक्रिया धीमी है, क्योंकि ठंड है और सीमांचल और कोसी के इलाके में सुबह से ठंड पड़ने लगती है। जैसे जैसे धूप निकलेगी निश्चित तौर पर मतदान का प्रतिशत जो है वो बढ़ेगा। लेकिन आज मैं आपको बता दूं कि ये बिहार विधानसभा चुनाव का आज ये आखिरी दिन है और अंतिम दिन तीसरे चरण में 15 जिलों में कुल 78 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव कराया जा रहा है। इसके अलावा वाल्मीकि नगर संसदीय क्षेत्र के उपचुनाव के लिए भी आज वोटिंग पड़ रही है। आज जो प्रमुख दिग्गज हैं जिनके भाग्य का फैसला होना है तीसरे चरण में, उनमें विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी के अलावा मंत्रियों में विजेंद्र प्रसाद यादव, महेश्वर हजारी, विनोद नारायण झा, खुर्शीद अहमद, प्रमोद कुमार, लक्ष्मेश्वर राय, बीमा भारती, कृष्ण कुमार ऋषि, नरेंद्र नारायण यादव, रमेश ऋषिदेव, इसके अलावा सुरेश शर्मा जो नगर विकास मंत्री हैं, मदन सहनी हैं। तो कुल मिलाकर आज 1204 प्रत्याशी जो है वो चुनाव मैदान में है और विधानसभा अध्यक्ष 12 मंत्रियों के भाग्य का आज फैसला हो रहा है। जी सैना, बिल्कुल, क्योंकि आप 78 असेंबली सीटों के लिए आज पोलिंग हो रही है, वोटिंग हो रही है और इसमें क्योंकि हम 2 गुज़िश्ता पोलिंग्स को देख चुके हैं संजय, तीसरा मरहला इसलिए अहम हो जाता है उन सियासी पार्टियों के लिए जो अपना दायरा वसी कर रही हैं। जैसे बात मैं अगर MIM की करूँ, ग्रैंड अलायंस की करूँ, तो वहीं अगर PDA की बात करूँ, तो इन लोग के असरात को, इन तमाम अलायंस के असरात को किस तरह से देखा जाए? देखिए निश्चित तौर पर जो सीमांचल का एरिया है खासकर वहां पर ये सभी जो सियासी पार्टियां हैं इन्होंने वोटों को अपने पक्ष में पोलराइज करने की कोशिश की है, क्योंकि अंतिम चरण का चुनाव कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जो राजनीतिक विश्लेषक हैं और इस तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं कि आज अंतिम चरण के चुनाव में जिस गठबंधन ने अपनी ओर बाजी मारी
निश्चित तौर पर बिहार की सत्ता पर वही काबिज होगा और यही कारण है कि लगातार उनका एफर्ट रहा अंतिम फेज के चुनाव पर। और कुल मिलाकर जो हालात बने हैं, बहुत दिलचस्प मुकाबला है। देखना होगा जब काउंटिंग के दिन मतगणना होगी तो आखिरकार जो बहुमत है वो किसके पक्ष में जाता है। बिल्कुल, तो सीमांचल, चंपारण, मिथिलांचल, कोसी ये रीजन है जहां पर आज इंतखाबात हो रहे हैं। कई सियासी पार्टियों की किस्मत दांव पर लगी हुई है। अगर बात हम मिनिस्टर्स की करें, वुज़रा की करें, तो 12 वुज़रा हैं जिनकी किस्मत दांव पर लगी हुई है, उनको उनकी साख दांव पर लगी हुई है। हमारे नुमाइंदे संजय जुड़े हुए हैं लगातार। ये ऐसे रीजन्स हैं जहां पर सैलाब मुतासरा इलाके भी हैं, साथ ही साथ नकले मकानी का मसला बड़ा दरपेश रहा लोगों को, क्योंकि बिहार की वो तस्वीर भी संजय सबने देखी कि जो तस्वीर काफ़ी परेशान करने वाली थी, जिससे नींद उड़ जाए। सरकार के लिए कितना बड़ा मसला है, उन सरकारों के लिए जिन्हें चुन कर आना है। क्या लगता है कि जो वोटर्स थे, जो नाराज थे, जो नकली मकानी यानी पलायन करके जो आए थे, माइग्रेंट्स से वो अपने मुद्दों को किस तरह से याद करते हुए नजर आएंगे और वो वोटिंग के अमल में वो तब्दीली देखी जाएगी? क्या लगता है कि इसका खास असर रहने वाला है? देखिए, निश्चित तौर पर जो कोरोना काल में जिस तरीके से माइग्रेंट्स लेबर जो थे वो भारी संख्या में बिहार की तरफ रुख करते गए, इसको एक बड़ा इशू बनाया है महागठबंधन ने और लगातार महागठबंधन का फोकस भी रहा है इस पर। हालांकि जो सियासी पार्टियां हैं, चाहे वो भाजपा हो या फिर नीतीश कुमार की जदयू पार्टी, उन्होंने कहा कि उन्होंने माइग्रेंट्स लेबर के लिए बहुत कुछ किया है और यही कारण है कि बिहार से कोरोना के बाद जाने वाले माइग्रेंट्स लेबर की संख्या बहुत अधिक नहीं है। और बार बार जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने कहा कि वो सत्ता संभालते ही 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, वैसे में निश्चित तौर पर रोजगार एक अहम मुद्दा बन गया है। जो सियासी पार्टियां हैं उन्होंने कहा कि बिहार में इस तरह का अरेंजमेंट किया जाएगा कि लोगों को बिहार से बाहर जाने की जरूरत ना पड़े। और माइग्रेंट्स लेबर के अलावा इस इलाके में अगर कोरोना की बात छोड़ दे तो हर साल पलायन होती है, रोजी रोजगार की कमी रही है और एक लंबे अरसे से, लंबा राजनीतिक इतिहास अगर आप पलट कर देखें तो लंबे अरसे से पलायन एक जो माइग्रेशन एक अहम मुद्दा रहा है। इसके अलावा सियासी पार्टियों के लिए इस इलाके में बाहर की विभीषिका जो है वो भी एक अहम इशू रहा है। विकास में अब भी पीछे है, इस बात से इंकार नहीं किया सकता, भले ही सियासी पार्टियां हो या विपक्षी पार्टियां तमाम दावे कर ले, लेकिन कोसी हो, सीमांचल हो, मिथिला हो, ये जो इलाके हैं अभी विकास की रोशनी से काफी दूर हैं। बिल्कुल संजय, हमने देखा कि 2 मरहले जब गुजरे तो वो इशू छूट गए जिन पर सियासी पार्टियों को बात करनी चाहिए थी और उसकी कमी तीसरे मरहले में पूरी हो गई। अगर नीतीश कुमार की मैं सिर्फ बात करूं तो नीतीश कुमार ने वो तक कर दिया, यानी भावुक अपील उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि अंत भला तो सब भला, उनका आखिरी चुनाव है। सियासी मुबस्सिरीन की अगर माने तो उनका ये कहना है कि ये उनकी सियासी चाल थी। आपका एक्सपीरियंस क्या कुछ कहता है? देखिए, नीतीश कुमार जो भी बात बोलते हैं उसके पीछे एक कह सकते काफी गंभीरता होती है। नीतीश कुमार को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए, उनकी बातों में काफी गंभीरता होती है। नीतीश कुमार को भी बात ऐसे नहीं बोलते हैं, उनके पीछे कई अर्थ निकाले जाते हैं। लेकिन विपक्ष को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया। तेजस्वी यादव ने कल नौकरी संवाद में उन्होंने बिहार के युवाओं को एड्रेस किया तो साफ तौर पर ये कहा कि जो राजनीतिक दल के मुखिया ये कहते हो कि ये उनका आखिरी चुनाव है, तो ऐसे में अगर वो बिहार छोड़ते हैं, बिहार में अगर वो उनका आखिरी चुनाव है, तो 5 साल की तरफ अगर बिहार बर्बादी की कगार पर जाता है तो आखिरकार जब नीतीश कुमार नहीं होंगे तो किनको रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा? तो विपक्षी पार्टियां जो है इस मामले को लेकर नीतीश कुमार और सियासी जो दल है उनको लगातार घेरने की कोशिश करती रही, लेकिन आखिरकार जो सियासी दल है उसने कहा कि नीतीश कुमार के बोलने का मतलब ये नहीं था। वो लगातार, और राजनीति में कोई रिटायरमेंट नहीं होता, तो राजनीति में हर कोई अंतिम समय तक सक्रिय रहता है। नीतीश कुमार के बोलने का मतलब ये था कि उनकी आखिरी चुनावी सभा थी। लेकिन कुल मिलाकर इस पूरे मामले को लेकर ओपोजिशन ने इशू बनाया और लगातार राजनीतिक दल जो है इस पूरे मामले पर सियासत करते रहे। छोटी से लेकर बड़ी पार्टियां इस पूरे मसले को लेकर सियासत में मशगूल रही, लेकिन नीतीश कुमार ने जो बात कही है निश्चित तौर पर उसके कई गंभीर अर्थ हैं और उन्होंने ऐसे नहीं कहा। खासकर कांग्रेस के जो राष्ट्रीय नेता थे उन्होंने कहा कि उन्हें शायद इस बात का आभास हो गया है कि वो ये चुनाव हारने वाले हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि उनका आखिरी चुनाव है। नहीं तो वो उन्होंने चुनाव के पहले ही इस बात का ऐलान कर दिया होता कि वो संन्यास लेने जा रहे हैं। बिल्कुल संजय, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे और समझना चाहेंगे, क्योंकि तीसरे मरहले और आखिरी मरहले के तहत इंतखाबात हो रहे हैं, ऐसे में माई क्वेश्चन पर, फैक्टर पर सभी सियासी पार्टियां, अगर आरजेडी और जेडीयू की बात कर लें तो ध्यान देती आ रही हैं। इस बार का मरहला काफ़ी अहम हो जाता है क्योंकि एमआईएम भी अपना दायरा वसी करती हुई दिखाई दे रही है, तो आरएलएसपी भी एक अलायंस, डेमोक्रेटिक अलायंस बनाती हुई दिखाई दे रही है, तो पप्पू यादव की भी पार्टी पीडीए, अजीम इत्तेहाद, उनकी भी सामने है। ऐसे में क्या लगता है ये किस पार्टी को ज़्यादा नुकसान ये अजीम इत्तेहाद जो दिगर फ्रंट सामने बनकर आए हैं वो पहुंचाते हुए नजर आएंगे?
देखिए, निश्चित तौर पर अगर महागठबंधन ये दावा कर लेता है कि उनके पक्ष में है माई समीकरण, तो ये प्रीमेच्योर का कुछ भी कहना, क्योंकि नीतीश कुमार हो, भले उनके साथ भाजपा का, नीतीश कुमार की एक अलग अपनी छवि रही है। और खासकर जिस तरीके से हाल में जो मसले आए हैं, चाहे वो एनआरसी का मसला हो या फिर जो सीए का मसला हो, तमाम ऐसे जो मसले हैं उसमें नीतीश कुमार ने अपनी जो स्पष्टवादिता है, जो उनकी क्लैरिटी है, उन्होंने सामने रखी है। और निश्चित तौर पर महागठबंधन भले ही ये कह दे कि जो सीमांचल के एरिया है या जो दूसरे इलाके हैं जहां पर माइनॉरिटी वोट है या फिर जो माई समीकरण है, उसको लेकर वो काफी आश्वस्त है, तो ये नहीं कहा जा सकता कि पूरी तरीके से महागठबंधन। कुल मिलाकर मुकाबला दिलचस्प है और हमें काउंटिंग के दिन का इंतजार करना होगा कि आखिरकार माई समीकरण का जो वोट है इस बार के विधानसभा चुनाव में किसके पक्ष में अधिक से अधिक गया है। जी जाहिर सी बात है। संजय, तफसील के साथ बातचीत करने के लिए बेहद शुक्रिया, सियासी इक्वेशन पर रोशनी डालने के लिए बेहद शुक्रिया। आराम से भाई। इस वक्त पुष्पम प्रिया को आप देख सकते हैं। जी बिल्कुल। क्या सोचकर? वही सोचकर जो एक मतदाता को सोचना चाहिए। लंदन रिटर्न्स हैं, इन्होंने अपनी पार्टी बनाई है, खुद इन्होंने बांकीपुर से चुनाव लड़ा, दूसरे मरहले के तहत बांकीपुर से इंतखाबी मैदान में ये रही। अभी पहले भी कहा था, आगे बढ़ने का वक्त है और आगे हम तभी बढ़ेंगे जब नीतीश जी और लालू जी से मुक्ति पाएंगे। यही सोच के वोट किया है। लेकिन नीतीश जी ने कहा कि ये मेरा अंतिम चुनाव है। हाँ, मैंने सुन लिया। चुनाव तो वैसे भी उन्होंने लड़ा ही नहीं है विधायक का, तो अंतिम चुनाव का क्या मतलब है। और जहाँ तक एज ए मुख्यमंत्री उम्मीदवार वो कहना चाहते हैं अंतिम चुनाव है, तो ये चुनाव भी नहीं होना चाहिए था। 15 साल तो हमने उन्हें दिए हैं, पर अब सम्मान के साथ रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए थी। आप भी चुनाव लड़ रही हैं, लिए क्या देख रही हैं इस चुनाव? मैं अपने लिए वही देख रही हूँ जो मैं बिहार के लिए देख रही हूँ। मैं यहाँ पे आई हूँ बिहार को आगे लेके जाने के लिए, और बिहार में जो हालत है वो बहुत ही खराब है, तो अब आगे बढ़ने का वक्त है। आपने अपना जो रोड मैप या प्लान रखा है, आपको लगता है कि आपको उसमें जनता का समर्थन इस बार मिल रहा है, या फिर आपके लिए ट्रायल है, आप आगे भी लड़ेंगे? आगे भी लड़ेंगे, जरूर आगे भी लड़ेंगे, लेकिन हाँ, मुझे जनता का समर्थन मिल रहा है। इस चुनाव में जीतेंगे। कितना सीट आप लाएंगे इस चुनाव में? जितने भी आपने कैंडिडेट उतारे, क्या एक्सपेक्टेशन है? कितने? कुछ तो होंगे ना। ये जो भविष्यवाणी करने वाली चीज है वो मुझे पसंद नहीं है। वो तो जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन पता चल जाएगा, लेकिन टारगेट ये है कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पे हम जीते। आपने भविष्यवाणी तो कर दी थी मुख्यमंत्री का, आपने भविष्यवाणी तो की थी ना अपने आप को लेकर कि आप मुख्यमंत्री नहीं, मैंने ये नहीं कहा था कि मैं मुख्यमंत्री हूँ। आपने डिक्लेयर तो किया था ना अपने आप को एज ए मुख्यमंत्री कैंडिडेट। थोड़ा आराम से भी बात कर सकते हैं, पढ़े लिखे लोगों के जैसे भी बात कर सकते हैं। पढ़े लिखे जैसे बात करते, वही तो मैं बोल रहा हूँ आपसे कि आपने अपने आप को मुख्यमंत्री कैंडिडेट डिक्लेयर किया। कैंडिडेट डिक्लेयर करना एक अलग भविष्यवाणी हुआ ना। नहीं, वो भविष्यवाणी नहीं होती है। जब हम चुनाव लड़ते हैं, जब हम उम्मीदवार होते हैं, तो भविष्यवाणी नहीं होती है, हम उम्मीदवार होते हैं। भविष्यवाणी अगर आपको सुननी है तो मैं ये कह रही हूँ कि हम ही जीतेंगे और हम सरकार बनाएंगे, और कोई गठबंधन का लेकिन आप बिल्कुल नए तरीके से सवाल नहीं। बिल्कुल नए तरीके से आपने कदम रखा है, बिल्कुल एक नए कह सकते हैं नए स्टाइल में रखा है। इसको करने के पीछे का आपका मकसद क्या है? क्यों? बिहार में जो व्यवस्था है वो बहुत ही खराब है। राजनीति का स्तर जो है वो बहुत ही गिर गया है। यहाँ पे राजनीति और चुनाव सिर्फ 2 चीजों के दम पे होती है। एक तो बहुत ज्यादा पैसा जो ये 5 साल में वहाँ पे बैठ के कमाते हैं, वो पैसा सबको पता है, बांटा जाता है, और जो भी होता है वी ऑल अवेयर, सबको पता है। और दूसरा, लोगों को लड़ा के, अलग अलग समुदाय के लोगों को लड़ा के लोगों को पिछड़ा रखते हैं। अब ये सारी चीजें नहीं होंगी। शिक्षा की बातें होनी चाहिए, पढ़ाई लिखाई की बातें होनी चाहिए, आर्थिक विकास की बातें होनी चाहिए। सब कुछ जुमला हो गया है यहाँ पे। आर्थिक अपॉर्चुनिटीज देनी होंगी, और मिथिला जाना भी उसके लिए जाता है, बुद्धि के लिए जाना जाता है। तो विद्यापति का मिथिला है, गार्गी और मैत्री का मिथिला है, भारती मिश्र का मिथिला है। ये सारी चीजें अब खो गई हैं कहीं पे। इन चीजों को वापस लाने की जरूरत है। बिहार के भविष्य का सवाल है। बिहार में तो बच्चे भी हैं ना, उनके भविष्य की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए सरकार पे। शिक्षा की जो हालत है वो आप देख ही रहे हैं। तो अब इन चीजों पे बात करने के लिए यहाँ पे आई हूँ, और इन्हीं चीजों पे बात होगी। चीज है कि इस बार एजेंडा सेट करने की अलग कोशिश हुई, रोजगार और खासकर नौकरियों को लेकर के चर्चा हुई। तेजस्वी ने 10 लाख नौकरी एक कलम से देने की बात कही, 19 लाख नौकरी की बात बीजेपी ने कही, आपने भी नौकरियों की बात कही। तो क्या लगता नहीं बदला? मैंने ही नौकरियों की बात शुरू की थी। मैंने ही धर्म और जाति की बात ना हो ये करना शुरू किया था। जब प्लूरल्स पार्टी, प्लूरल्स का नाम का ही वही मतलब होता है
कि हर धर्म और हर जाति के लोग साथ में शासन करेंगे, और अब वही होगा बिहार में। बिहार बिहार ही रहेगा। और ये सारी चीज़ों की शुरुआत मैंने ही की थी, फिर सभी करने लगे। जो ये तो हास्यास्पद है ना कि जो पार्टियां जाति और धर्म के ही आधार पे बनी है और उसी आधार पे चलती है, वो भी अब इसे जुमले के तौर पे यूज़ करती है। मजाक बना के रख दिया है हर चीज़ का। बहुत कड़े प्रश्न पूछने का अब वक्त है। कोई नहीं पूछ रहा था, अब मैं आ गई हूँ। अब मैं पूछूंगी और सबसे पूछूंगी। जितने भी लोग हैं, जितने भी स्तंभ हैं डेमोक्रेसी के, अब सबसे कड़े प्रश्न पूछे जाएंगे और सब जवाब देने की तैयारी करें। आपके पिताजी ने कहा कि जैसे अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में किया था परिवर्तन, वैसा परिवर्तन आप करेंगे। आपको लगता है कि बिहार और दिल्ली में जो वोटर हैं उनके बीच में इस तरीके की भावना है जिस तरीके की दिल्ली में थी? क्या आपको लगता है कि ऐसा परिवर्तन बिल्कुल संभव है? बिहार के लोग बहुत ही होशियार हैं। हम मानते हैं, मैं मानती हूँ कि जानबूझकर हमें पिछड़ा रखा गया है। हमारी शिक्षा की कोई भी अच्छी व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। बच्चों में सरकारी स्कूलों की हालत आपको पता ही है। बिस्फी से मैं चुनाव लड़ रही हूँ, ये पता होगा आपको। बिस्फी में भी मुझे लोगों का वही एक मापदंड रखते हैं अभी इस पूरे कॉन्वर्सेशन का। तो वहाँ पे भी जो भी सभी लोग हैं, अलग अलग लोग हैं, हेट्रोजेनिटी है, ये भी पता होगा। हमारे यहाँ हेट्रोजेनिटी, और वो हमारा सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है। और सबको अब बदलाव चाहिए। हम थक गए हैं, और खासकर युवा, हम थक गए हैं। ये चीज़ें जो यहाँ हो रही हैं, तमाशा बना के रख दिया है। हम थक गए हैं। सभी समुदायों को बदलाव चाहिए। सभी वर्ग के लोगों को बदलाव चाहिए। सबको नौकरियाँ चाहिए, बेहतर जिंदगी चाहिए। दिल्ली में भी लोग ही हैं, दिल्ली में भी लोग ही हैं, और बिहार में भी लोग हैं। कोई भी व्यक्ति चाहता है कि उसके बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण करें, अच्छी तालीम ले। ये सभी लोग चाहते हैं, चाहे वो दिल्ली के हों, चाहे वो बिहार के हों। अच्छे मेडिकल कॉलेजेस हों। आप लोग तो अभी दरभंगा में ही हैं, जाके देखिए दरभंगा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल। मधुबनी में भी तो है भी नहीं। मधुबनी के लोगों को, बिस्फी के लोगों को यहाँ आना पड़ता है। तो ये 15 साल और 30 साल में बैठ के क्या कर रहे थे लोग? चाहते हैं। दरभंगा सारी सीट के वोटर भी हैं। हाँ। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप दरभंगा के बारे में क्या सोचती हैं? यहाँ की जो स्थिति है। प्रिया, बिहार के इंतखाब में तवज्जो का मरकज बनी रही, वो इसलिए कि ये लंदन रिटर्न्स हैं, यानी पढ़ी लिखी उम्मीदवार हैं। सीएम कैंडिडेट का ऐलान भी इन्होंने खुद को लेकर किया। इन्होंने नई पार्टी बनाई है। हालांकि इनके अगर बैकग्राउंड की हम बात करेंगे तो इनके दादा जेडीयू से जुड़े रहे और इनके वालिद खुद अभी जेडीयू का साथ दे रहे हैं, जेडीयू से जुड़े रहे। लेकिन इन्होंने अपनी पार्टी प्लुरल्स पार्टी बनाई है और इनका ये दावा है कि बिहार में अब नए तरीके से बात होगी और बात बुनियादी मसाइल पर होगी जो तवज्जो का मरकज बनी रही। पुष्पम प्रिया, इन्होंने पटना के बांकीपुर से किस्मत आजमाया है। दूसरे मरहले के तहत वहां पर चुनाव हुआ, वोटिंग हुई और आज वो मिथिलांचल में पहुंची हुई हैं। मिथिलांचल के 10 सीटों पर आज इंतखाब हो रहे हैं। असेंबली सीट जहां से वो बिलोंग करती हैं वहां पहुंची, उन्होंने वोट कास्ट किया। उन्होंने कहा कि बिहार में बदलाव की सरकार चाहिए, लिहाजा उनके जो तमाम उम्मीदवार हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा चुन कर आएंगे और बिहार में नई सियासत का आगाज़ होगा। बिहार में बात तालीम की होगी, बात सेहत की होगी और बात रोज़गार की होगी। इसीलिए उन्होंने कहा कि वो लंदन से वापस आई हैं ताकि बिहारियों को, जो होशियार बिहारी हैं, बेदार बिहारी हैं, उनको हक दिलाया जा सके। उन्होंने कहा कि अब जुमले से काम नहीं चलेगा और अब बात काम की होगी। छोटे से ब्रेक ले रुकेंगे क्योंकि देख सकते हैं आप टीवी स्क्रीन पर लगातार बड़ी तादाद वोटर्स की देखी जा रही है, वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं। 4 रीजन ऐसे अहम हैं जहां पर आज वोट डाले जा रहे हैं और 78 असेंबली सीटें हैं। वोटिंग का अमल लगातार जारी। कई ऐसे मकामात हैं, मुख्तलिफ मकामात से हमें ये सुनने को मिला कि ईवीएम में खराबी की वजह से रखना अंदाजी पड़ी, लेकिन वोटर्स में जोशो खरोश दिखाई दे रहा है। अब वोटर्स की लंबी लंबी कतारें दिखाई दे रही हैं। इस कतार में आप देख सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल नहीं किया जा रहा, ना ही तलकीन उन्हें की जा रही है इंतजामिया की जानिब से कि आप सोशल डिस्टेंसिंग यानी 2 गज दूरी बेहद ज़रूरी पर ख़ास अमल करने की तलकीन नहीं की जा रही है। कई ऐसे दूसरी तस्वीरें हमने आपको कुछ देर पहले दिखाई जहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग पर ख़ास ख्याल दिया जा रहा था, तवज्जो दी जा रही थी और लोग इस पर अमल करते हुए देखे जा रहे थे। तो धीरे धीरे वोटिंग का अमल जो है वो तेज तर होता जा रहा है, तेज रफ्तार के साथ होता जा रहा है क्योंकि सुबह के औकात में लोगों को ये रहता है कि वो घर से निकलेंगे और पहली फुर्सत में अपना वोट कास्ट करेंगे, फिर उसके बाद दूसरे कामकाज की तरफ वो ध्यान देंगे। अगर ख़वातीन की हम बात करेंगे, आधी आबादी 49% पूरे मुल्क में
खवातीन की आबादी है, ये आबादी भी जोश खरोश का मुजाहरा करते हुए पोलिंग स्टेशन पे पहुंच रही है। अवाम क्या कुछ कह रही सुन लेते हैं। लगातार हम आपको सुना रहे हैं कि अवाम की जानिब से क्या कुछ रद्द अमल, यानी 15 साल जो सरकार रही नीतीश कुमार की 2005 से, अवाम क्या कह रही सुन लेते हैं। 200 से 250 होगा लाइट। क्या नाम हुआ? राकेश कुमार शाह। समस्या है, हम ये कहना चाह रहे हैं सर, आपके माध्यम से सरकार को जनाना चाह रहे हैं, ये सुशासन की सरकार है। अब बराबर ये घोषणा करती है कि हमारे रीजन में कोई कठिनाई नहीं होगी, और हम लोग लाइन में 7 बजे आदेश किया गया, 7 बजे से करे हैं, लेकिन ईवीएम खराब होने की वजह से हम लोगों को कोई मतलब मजदूर क्लास के लोग हैं, इसके बावजूद लाइन में खड़े हैं। क्या नाम हुआ? हर्षवर्धन ठाकुर नाम। आप देख सकते हैं किस तरह से लोग ईवीएम में खराबी की वजह से नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। उनका कहना है कि वो कामकाज छोड़कर, मजदूर पेशा अफराद हैं, कामकाज छोड़कर लाइनों में लगे हुए हैं, उनकी परेशानी दोबाला होती हुई दिखाई दे रही, लेकिन इस जानिब ध्यान नहीं दिया जा रहा। आखिर ईवीएम में खराबी हो गई और उसके बाद इस पर उनको देरी हो रही है, दूसरे कामकाज की तरफ भी उन्हें बढ़ना है। खवातीन की अगर हम तादाद की बात करेंगे तो उनकी तादाद अच्छी खासी देखी जा रही है। बुजुर्ग वोटर दूसरों का सहारा लेते हुए, व्हील चेयर का सहारा लेते हुए पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं। खूबसूरत तस्वीर है ये। उन लोगों के लिए तस्वीर भी काफ़ी अहम हो जाती है जो घर से नहीं निकलते और वोट कास्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगले 5 साल अगर आपको सुनहरे देखने हैं तो घर से निकलना होगा और वोट कास्ट करना होगा। न्यूज़ 18 उर्दू एक बार फिर से आपसे अपील करता है कि आप घरों से निकलें। अगर बात हम पार्टियों की करें तो जेडीयू ने 37 सीटें तीसरे मरहले और आखिरी मरहले के तहत उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। बीजेपी ने 36 उम्मीदवारों को चुनावी अखाड़े में उतारा है। तो वहीं आरजेडी की हम बात करेंगे तो आरजेडी 46 सीटों पर तीसरे मरहले के तहत इंतखाब लड़ रही है। कांग्रेस 26 सीटों पर चुनावी मैदान में। एमआईएम ने 16 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। वीआईपी और सीपीआई की बात करें तो 5-5 सीटों पर उम्मीदवार आज इंतखाबी मैदान में हैं। ये खूबसूरत तस्वीर आप देख रहे हैं पोलिंग स्टेशन पर, जहां पर बड़ी तादाद में खवातीन मौजूद हैं। इसी तरह से कई तस्वीरें हम आपको दिखाते रहेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा, हर रोग दफा। प्रोग्रेस रिपोर्ट। इस साल प्रोग्रेस मुश्किल है। नेटवर्क 18 ला रहा है इस दौर की सबसे बड़ी खबर, कोरोना से सबसे बड़ी जंग। 1200 रिपोर्टर, 20 चैनल और 15 भाषाएं। हम बाहर निकलते हैं ताकि आप घर पर रह सकें। 55 करोड़ दर्शकों के भरोसे का शुक्रिया। नेटवर्क 18 ग्रुप, भारत का सबसे बड़ा मीडिया नेटवर्क। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। ना जाना, कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं।
तो बिहार में 78 असेंबली सीट के लिए आज पोलिंग जारी है। लोगों में हालांकि जोशो खरोश दिखाई दे रहा है। कई ऐसे पोलिंग बूथ्स हैं जहां पर ईवीएम में खराबी की खबर है। अगर बात हम पूर्णिया की कर लें तो पूर्णिया में किस तरह से लोग जोशो खरोश का इजहार करते हुए पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं, देखना जरूरी हो जाता है, जानना जरूरी हो जाता है। क्योंकि हमारे साथ इस वक्त पूर्णिया से राजेंद्र पाठक जुड़ रहे हैं, जिनका रुख कर लेते हैं हमारे नुमाइंदे। राजेंद्र, जिस पोलिंग बूथ पर पूर्णिया के आप मौजूद है, वहां पर क्या कुछ नजारे देख पा रहे हैं? पोलिंग फीसद की अगर हम बात करेंगे तो क्या कुछ कहता है पोलिंग फीसद? तो मुस्लिम अक्सरियती इलाका है पूर्णिया, जहां पर आज इंतखाबात हो रहे हैं। अपने नुमाइंदे राजेंद्र से जुड़ने की भी कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि 4 जिले आते हैं सीमांचल में और 4 जिलों के 24 असेंबली सीटों पर आज पोलिंग हो रही है। तमाम सियासी पार्टियों की अगर हम बात करें, खासकर जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस और एमआईएम की बात करेंगे तो इन तमाम सियासी पार्टियों की नजर इस रीजन पर खास तवज्जो मरकूज करते हुए देखी गई। एक बार फिर से रुख कर लेते हैं अपने नुमाइंदे राजेंद्र पाठक का। राजेंद्र, जिस पोलिंग बूथ पर आप मौजूद हैं, क्या कुछ सुबह से नजारा देख पा रहे हैं? क्योंकि 8:30 से ज्यादा का वक्त हो रहा है, क्या लोगों की रफ्तार अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही है? देखिए समा, जो सुबह से अभी तक का माहौल है, धीमी गति से लोग बूथों की ओर आ रहे हैं। अमूमन पिछले चुनाव तक वोटिंग के टाइम के पहले कतारें लग जाती थी, लेकिन अब आप देख रही हैं मेरे पीछे कि धीरे धीरे लोग कैसे आ रहे हैं। तो ये सिलसिला वोटिंग के शुरू होने के आधे घंटे के बाद शुरू हुआ है, धीमा धीमा गति से आना। अब इसका फलाफल जो दोपहर तक आए, लेकिन फिलहाल मतदाता बूथों तक आ रहे हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो काफी धीमी गति से, लेकिन बड़े ही तरीके से चुनाव जारी है। जी राजेंद्र, ये बताइएगा, क्या जिस पोलिंग स्टेशन पर आप मौजूद हैं वो रूरल एरियाज का पोलिंग स्टेशन है या फिर अर्बन एरियाज में आप मौजूद हैं? क्योंकि हम देखते हैं कि अर्बन एरियाज शहरों में जल्दी लोग निकलते हैं। शहरी आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है, और ये शहरी क्षेत्र का एक बूथ है, पूर्णिया सदर विधानसभा क्षेत्र का, और इसे शिक्षा भवन का बूथ कहते हैं। तो ये वजह एक है, लेकिन हम देहातों से भी हमारी जो सूचनाएं आ रही हैं तो कमोबेश स्थिति ये है, लेकिन देहातों में कुछ लंबी कतारें हैं और वहाँ कुछ लोग आ चुके हैं। जी, तो पूर्णिया की तस्वीरें दिखा रहे हैं हमारे नुमाइंदे। एक पोलिंग, हालांकि शहरी पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं, जहां पर लोगों की तादाद जो है कम दिखाई दे रही है पोलिंग बूथ पर। और न्यूज़ 18 उर्दू एक बार फिर से तमाम नाज़रीन से अपील करता है, जो पूर्णिया के आवाम हैं उनसे अपील करता है कि आप बड़ी तादाद में घर से बाहर निकलें, ताकि आपके 5 साल सुनहरे हों, मुस्तकबिल आपका सुनहरा हो, चमकता हुआ, जो चाहते हैं वैसा आप अपना नुमाइंदा मुंतखब करें, अपने इलाके के मसाइल से निजात पाएं। राजेंद्र, पूर्णिया में चूंकि आप मौजूद हैं, अगर तमाम सियासी पार्टियों की हम बात करेंगे तो सबने ताकत झोंक दी। आवाम का आज दिन है, आवाम का मूड आपने जाना होगा। जब आप वहां पहुंचते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो वो क्या कुछ कहते हैं? कामकाज से सरकार के खुश हैं या बदलाव चाहते हैं? देखिए दोनों जो धड़े हैं, एक कामकाज से खुश रहने वाले लोगों का और एक कामकाज से नाखुश रहने वाले लोगों का, दोनों धड़ा और दोनों का पलड़ा अलग अलग इलाकों में बराबर पे गिर रहा है। और खास करके जो हमारा किशनगंज और ये पूर्णिया प्रमंडल का मुस्लिम बहुल एरिया है, वहाँ भी लोग विकास के मुद्दे को हम ये नहीं कह सकते हैं कि दरकिनार करके सिर्फ और सिर्फ विरोधी स्वभाव रख रहे हैं, ऐसा कहना ठीक नहीं होगा। लेकिन ये जजमेंट अब हो गया है, कल शाम तक इस वोटरों के इस जजमेंट पे आज फैसला आना है। तो ये तय है कि विकास के काम की बातों का एक महत्व वोटरों पर है, चाहे वो हिंदू मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम वोटर हो। तो इस पे चर्चा थी, और लोग वैसे सियासत की तमाम बातें कर लें, लेकिन इन सब बातों पर भी लोग जरूर सोचेंगे। और वैसे सियासी गुणागणित में जो कुछ और बातें कही गई हैं, उसका प्रभाव भी मतदाताओं पर होगा। जी समा। तो पूर्णिया में अगर मुकाबले की हम बात करेंगे तो किस तरह से मुकाबला आप देख पा रहे हैं? क्या सहरुखी मुकाबला है, ट्रायंगल है, या फिर दोरुखी मुकाबला ये देखा जा रहा है? देखिए ज्यादातर सीटों पर दो रुखी मुकाबला है। पूर्णिया में 7 विधानसभा सीट हैं और ज्यादातर पर 2 रुखी मुकाबला है। लेकिन अमौर की अगर बात करें, जो खास करके किशनगंज लोकसभा में आता है, पूर्णिया का एक मुस्लिम बहुल इलाका है, और बायसी, तो अमौर और बायसी की बात करने से ये बातें साफ हो जाती हैं। वहाँ AIMM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान भी साथ में है। जदयू ने बीजेपी से अपनी ओर ज्वाइन कराकर सबा जफर को खड़ा किया है अमौर में, और अमौर से सबसे लंबे अरसे से विधायक आते रहे और पूर्व मंत्री अब्दुल जलील मस्तान हैं। चुनाव में काफ़ी गर्माहटें रही हैं इस विधानसभा क्षेत्र में।
अब ये देखना है कि अख्तरुल ईमान जीतते हैं, अब्दुल जलील मस्तान जीतते हैं, या दोनों की टक्कर के बीच से सबा जफर निकल जाते हैं। तो ये अमौर सीट की बात हुई। इसी तरह से 82 सीट पर देखें तो वहाँ के पूर्व विधायक जो थे वो उन्होंने AIMM से टिकट लिया है, रुकनुद्दीन ने, और विनोद यादव बीच में भाजपा के हैं, और साथ ही जो राजद के अभी मौजूदा विधायक रहे हैं हाजी सुभान वो हैं। तो ये वहाँ का ट्रायंगल है। अब इसमें जीतते हाजी सुभान है या जीतते रुकनुद्दीन है या फिर विनोद बाजी मार ले जाते हैं बीजेपी से। तो इस तरह का माहौल है। और बाकी जगहों पर जो पूर्णिया के और सारे इलाके हैं वहाँ सीधी फाइट है कई विधानसभा क्षेत्रों में। तो 7 असेंबली सीट पर रोशनी डाल रहे थे किस तरह का मुकाबला है, एक एक करके हमारे नुमाइंदे राजेंद्र बता रहे थे। लेकिन अगर बात हम मुद्दों की करें, क्योंकि आवाम को मुद्दों से सरोकार रहता है और उन मुद्दों से वो दो चार रहते हैं। सरकार आने वाली कैसी हो, किन मुद्दों को रखकर वो जहन में आज पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं, ये भी जानना राजेंद्र बहुत जरूरी हो जाता है। बिल्कुल। कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने लगातार अल्पसंख्यक वोटरों से और बाकी वोटरों से भी बात की है। तो मैंने पहले भी कहा था कि विकास की बातों को, मुद्दों की बातों को दरकिनार नहीं किया जा सकता है। खास करके पूर्णिया के जिन अमौर और 82 विधानसभा क्षेत्रों की मैंने बात की है, इस बार वहाँ पिछले 4 से 6 महीने तक वाटर लॉगिंग रहा है, महानंदा नदियों का बाढ़ रहा है। तो उससे लोगों की परेशानियां बढ़ी हैं, खेती काफ़ी वहाँ नष्ट हुई थी, और अमूमन इस इलाके में हर साल ऐसी त्रासदी होती है। इसके साथ ही लेकिन जो उन इलाकों में विकास के अन्य काम किए गए हैं, जो सोशल सिक्योरिटी के जो योजनाएं हैं, बिजली की है, सड़कों की है, इन सबों का भी एक असर है। अब इन दोनों के बीच में काम है या नहीं है के बीच में मतदाता सोच रहे हैं। साथ ही मुद्दों में अगर मतदाताओं को देखा जाए तो विकास के मुद्दों के अलावा वो पॉलिटिकल मामलों को भी अपना मुद्दा समझते हैं। उसके भी कई वजह हैं, सामाजिक कारण हैं। तो अब इन तीनों के बीच में फैसला लेना है उन्हें, और ये उम्मीद की जा रही है कि हर बात पे वोटर सोच रहे हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एक ही बातों पर, इन तीनों कारणों में से तीनों कारणों पर सोच रहे हैं। एक और मैं खास बात बताना चाहूँगा कि यहाँ जो मुस्लिम वोटर हैं उनके बीच भी एक तबका है, खास करके इस इलाके में शेरशाह वादी, कुल्हैया और सुरजापुरी। तो इन सब के बीच के जो सामाजिक समीकरण है वो भी वोटिंग के वक्त में फैसले लेते हैं। तो इन तमाम परिस्थितियों पर बड़े ही सधे हुए ढंग से लोगों ने कल रात तक निर्णय ले लिया होगा। इंतखाबी तशरीह की राजेंद्र बात करें तो CA/NRC का मुद्दा जोरों शोर से MIM ने उठाया, और सीमांचल में MIM अपना दायरा और पैर पसार रही, ये सभी को मालूम है। लेकिन अगर नीतीश कुमार की अगर हम बात करेंगे तो नीतीश कुमार ने भी कहीं ना कहीं इस मुद्दे को उठाया। CA/NRC के लफ्ज का इस्तेमाल तो उन्होंने नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि किसी बिहार में साथ सभी को लेकर चला जाएगा, बिहार से किसी को बाहर नहीं किया जाएगा। लेकिन वहीं योगी आदित्यनाथ जो कि UP के वजीर आला हैं, उन्होंने खेल सियासी मुबस्सिरीन ऐसा कहते हैं कि बिगाड़ दिया। उन्होंने कहा कि जो घुसपैठिए हैं, खासकर उन्होंने कटिहार में कहा कि जो दरअंदाज हैं उन्हें निकालने की कोशिश पूरी तरीके से की जाएगी। क्या आपको लगता है कि इन इलाके में इन दोनों बयान को अगर हम देखें तो NDA को नुकसान हो सकता है, मूड स्विंग हो सकता है वोटर का? देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान होने की स्थिति मुझे नहीं दिखाई देती है। कई मैंने स्थानीय राजनीतिक जानकारों से बातचीत की है, क्योंकि NGA की स्ट्रेटजी भी है कि मुस्लिम वोटरों को जदयू के माध्यम से लिया जाए और हिंदू वोटरों को भाजपा के माध्यम से लिया जाए। ये बातें हिंदू और मुस्लिम समाज दोनों के वोटर समझते हैं। अब उसी हिसाब से दोनों बयानों को अगर देखें तो दोनों वोटरों को एक तरह से दोनों बयान वोटरों को प्रभावित करते हैं। नीतीश कुमार ने निश्चित तौर पर इस इलाके में मुस्लिम वोटरों के लिए मदरसा शिक्षा का जो क्षेत्रीय कार्यालय खोला है, कई अन्य गतिविधियां भी की हैं, और उनका जो अपना स्टैंड है उस हिसाब से उन्होंने कहा है। इसके अलावा भाजपा का जो स्टैंड है हार्डकोर का, वो भी बयान सामने आ गया है। तो एक तरह से इसे देखिए तो ये NDA का एक सियासी गुणागणित है, उस हिसाब की स्ट्रेटजी के रूप में इसे लें, और इससे कोई वोटरों में, इन NDA के वोटरों में कोई अंतर होगा ऐसी स्थिति तत्काल दिखती नहीं है।
जी, तो ये सियासी इक्वेशन पर हम बात कर रहे हैं और साथ ही हमारे कैमरा पर्सन तस्वीरें भी दिखा रहे हैं नाजरीन को कि किस तरह से वोटर पहुंच रहे हैं पोलिंग बूथ पर, जहां पर राजेंद्र हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे नुमाइंदे, और किस तरह से उन्हें सैनिटाइजर दिया जा रहा है और तलकीन की जा रही है कि वोटिंग का अमल आप इस तरह से जारी रखें। राजेंद्र, हमने बात एनडीए की कर ली, बात एमआईएम की कर ली, जो ग्रैंड अलायंस के साथ इस बार चुनावी मैदान में है। 16 सीटें, अगर तीसरे मरहले की हम बात करेंगे तो एमआईएम 16 सीटों पर अपनी किस्मत आजमा रही है, अख्तरुल ईमान की किस्मत दांव पर है। तो वहीं अगर बात कमरुल हुदा की करेंगे तो किशनगंज से ये 2019 में मुंतखब हुए थे। अब सवाल ये उठता है कि अजीम इत्तेहाद को लेकर, क्योंकि हमने देखा था कि तेजस्वी यादव जब इन इलाकों में पहुंचे थे तो वहां पर इन्होंने खास सीधे तौर पर सीए एनआरसी का मसला नहीं उठाया। उन्होंने कहा आवाम से कि आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहता हूं। तो यानी इसके माने क्या कुछ निकाले जाएं? देखिए, इसके मायने इसलिए कई तरह से लगाए जा रहे हैं कि ये आरोप ना आ जाए कि बातें कम्युनल की जा रही हैं और उसके मामले से कुछ खास तबके के वोटरों को भड़काया जा रहा है। दूसरी ओर ये बातें अंदर अंदर चली हैं, लेकिन एनआरसी के मुद्दे पर किसी ने खुल के बातें नहीं की है। नौकरी बड़ा पैसा बना दिया और खुद तेजस्वी यादव को जो ये क्लिक होता हुआ अपना मुद्दा दिखाई देता था, वो उस मामले से गौण नहीं करना चाहते थे और नहीं सीमांचल में बढ़त बनाने के चक्कर में जो दूसरे इलाके थे। एमवाई समीकरण पर चढ़ने वाली आरजेडी अपने दूसरे वोटर्स को नाराज नहीं करना चाहती है? बिल्कुल, आप जो कह रही हैं वो भी परिस्थितियां हैं और एक तरह से सीमांचल के वोटरों का मिजाज नहीं समझ पा रहे थे इस बार लोग, क्योंकि एआईएमएम की जो इस तरह से धमक हुई है तो ये लोगों को लग रहा था कि वोट कहां शिफ्ट होगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। तो एआईएमएम के समीकरण को देखते हुए कांग्रेस और राजद के लोग बड़े ही संभल के इस बार बात कर रहे थे। तो हो सकता है कि यह भी एक कारण रहा हो, लेकिन जो असली कारण होगा वो तो तेजस्वी ही जानते होंगे। जी राजेंद्र, आप पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं, तस्वीरों के जरिए हम देख पा रहे हैं कि वोटर्स पहुंच रहे हैं इक्का दुक्का, हालांकि रफ्तार इनकी धीमी है। आगे ये उम्मीद की जा सकती है कि लोग इस पोलिंग स्टेशन पर पहुंचेंगे। जो वोट डाल चुके हैं, अगर उनसे आपकी बात हो पाए तो प्लीज कोशिश करिएगा, या फिर वोट देने के लिए जो पहुंचे। जो लोग वोट डाल करके निकल रही हैं, एक महिला आ रही हैं, मैं उन्हें बुलाता हूं बिल्कुल कि वो अपनी बातों को रखेंगी। और निश्चित तौर पर देखिए, अब वोट डाल करके डस्टबिन रखा गया है, उस डस्टबिन में वो अपनी चीज़ों को डाल रही हैं और इसके अलावा इसी तरह से सभी वोटर डाल रहे हैं और फिर इसको बड़ी सलीके से एक व्यवस्था की गई है बाद में डिस्ट्रॉय करने की। आपने वोट कर लिया? हाँ। तो कर लिया तो कुछ बताइए कैसे कर लिया, क्या सोचा? सोचा तो है जो जिसको दिया है वो अच्छा काम ही करेगा हम लोग के लिए, इसीलिए यही सोच के ही दिया है। महिला लोग के लिए, सब गरीब बड़ा सबके लिए सोचना चाहिए। क्या दिया तो है, जिसको आना है आएगा। पिछले 5 सालों से इन्हें कौन सी परेशानियां रही जिससे वो निजात चाहते हैं? अच्छा से यहाँ हो भी रहा है। अच्छा, ये बताइए कि पिछले 5 साल में आप चूंकि उम्र आपका एक अपना तजुर्बा है, तो क्या क्या दिक्कतें आपको महसूस हुई जो दूर कराना चाहेंगी आप? देखिए, जैसे हम लोग का एक बात है, ये 5 साल से हम लोग को गरीब आदमी को कार्ड मिलते हैं, सब कुछ हम लोग को भी तो थोड़ा कुछ मिलना चाहिए, कम से कम राशन नहीं चाहिए तो थोड़ा केरोसिन तेल हम लोग को भी एक तो करके, किसी का कार्ड, हम लोग का कार्ड नहीं है। मतलब जिस तरह से सरकार ने एक जनरल लेवल के गरीबों को आरक्षण दिया है तो उसका इंतजाम अन्य योजनाओं में भी मिलना चाहिए। हाँ, यही बात है। इस बार चुनाव कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। अभी तो ये जो व्यवस्था दिया ग्लव्स पर, बहुत अच्छा है। जो ऐसा सिचुएशन में इतना सुंदर व्यवस्था है, इतना सुंदर से खड़ा हुआ आदमी, इतना सुंदर से सब जा रहा है, बहुत अच्छा लगा। इसमें तो बहुत अच्छा लगा। राजेंद्र जी कुछ देर पहले कह रही थी कि महिलाओं पर, खवातीन पर ध्यान दिया जाए, क्या चाहती हैं ये महिलाओं के लिए? खवातीन के खराब समय चल रहा, किंतु बहुत अच्छा से हो रहा है। अच्छा, महिलाओं के बारे में स्पेशली आप क्या चाहती हैं? क्या सुधार हो उनके लिए, क्या किया जाए? देखिए, हम लोग चाहते हैं महिला के बारे में कुछ काम देना चाहिए महिला का। जैसे कोई काम, हाथ का काम जो जानता है, जो काम जानता है, घर में बैठ के तो सब समाज का काम करने, सब महिला को लेके समाज में चलना है। थोड़ा ये महिला को काम देना चाहिए। घर बैठी महिला को भी कुछ घर में काम मिले, वो भी सरकार के तरफ से देने से अच्छा होगा। उनका आज ही होगा तो देने से अच्छा होगा। बहुत आदमी शर्म से कुछ बोल नहीं सकता है, बहुत आदमी का तकलीफ है घर में,
बोल नहीं सकता है। वो भी देखिए चाल उल जो देता है 100 आदमी का, इतना लॉकडाउन हुआ, किसका घर में सब तो मांग नहीं सकता है, जो मांग नहीं सकता है वो क्या करेगा। उनके बारे में सोचना चाहिए। तो ये कह रही थी कि महिलाओं के बारे में कुछ और बातें होनी चाहिए, सरकार को कुछ और सोचना चाहिए, और ये सोच लेकर ये उन्होंने वोट दिया है। जी, तो इस तरह का माहौल है और इसी माहौल में सभी पोलिंग बूथ्स पर खवातीन पहुंच रही हैं और उनका ये मानना है, उनका ये कहना है कि सरकार को खवातीन पर ज्यादा तवज्जो मरकूज करना चाहिए, क्योंकि खवातीन आधी आबादी मानी जाती हैं। ऐसे में उन्हें रोजगार भी फराहम करना चाहिए। रोजगार के वादे से ये याद आया, क्योंकि इस बार रोजगार का मुद्दा काफ़ी हावी रहा। एक तरफ अजीम इत्तेहाद ने 10 लाख नौकरियों की बात कही, तो 19 लाख नौकरियां फराहम करने का एनडीए ने भी वादा कर दिया। वैसे में देखना ये होगा, क्योंकि पूर्णिया की हम बात कर रहे हैं, पूर्णिया से हमारे नुमाइंदे राजेंद्र लगातार जुड़े हुए हैं। उन्होंने तफसील से जानकारी यहाँ पर फराहम की कि किन मुद्दों के साथ आज अवाम पोलिंग बूथ्स पर पहुँच रहे हैं और क्या कुछ सियासी इक्वेशन हैं। सियासी इक्वेशन की अगर हम बात करेंगे तो 7 असेंबली सीटें हैं और यहाँ पर एमआईएम अपना पैर पसार रही है। अख्तर ईमान की किस्मत भी दांव पर लगी है। अमौर सीट से वो इंतखाबी मैदान में। राजेंद्र, तफसील से जानकारी फराहम करने के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए बेहद शुक्रिया। तो जिस पोलिंग बूथ पर राजेंद्र हमारे नुमाइंदे मौजूद है, वहां पर धीमी रफ्तार से पोलिंग बूथ पर वोटर्स पहुंच रहे हैं। हालांकि उम्मीद की जा रही है कि धीरे धीरे रफ्ता लोगों की तादाद बढ़ती हुई दिखाई देगी। कई एक मकामात से ईवीएम में खराबी की खबर मौसूल हुई। तो इस बार जहां अजीम इत्तेहाद और एनडीए की किस्मत दांव पर लगी हुई है, तो वहीं अगर बात हम पीडीए या ग्रैंड अलायंस की करेंगे तो उनके सामने भी अपने कैरियर या अपनी पार्टी के कैरियर का बड़ा सवाल है कि वो कितना गेन करते हुए दिखाई देते हैं। आइए सुन लेते हैं क्या कुछ कहना है इनका। उम्मीद क्या जो है, और आप भी यहाँ पर खड़े हुए हैं चुनाव प्रचार में, क्या लगता है कितनी उम्मीद है जनता का? जी, जनता इस बार बदलाव की तरफ अपना रुख कर रही है, बदलाव चाहती है, परिवर्तन चाहती है। जनता ने हमें अपना समर्थन दिया है और उनके आशीर्वाद से, प्रेम और सहयोग से जो चुनाव का ये प्रचार प्रसार का सफ़र रहा है, ये बहुत ही अच्छा सफ़र रहा है, बहुत ही सहयोग मिला है सबका। बस ये आशा करती हूँ कि आज लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या से अपने घर से बाहर निकले और अपना मत का उपयोग करें। आप शरद यादव की बेटी हैं, अधिकतर आप पिताजी के साथ आते थे वोटिंग करने, इस बार आप अकेले हैं या वोटिंग करने? नहीं, इस बार पिताजी ने अपना आशीर्वाद हमको दिया है। उन्होंने अपना फ़ोटो भेज के विक्ट्री साइन दिखाकर, तो उनका आशीर्वाद हमारे साथ है और पिताजी के निरंतर उनके जो भी सुझाव रहे हैं सब सुन के हमने अपना काम किया है। कमी ज़रूर खल रही है, पर आज खुशी है कि ये लोकतंत्र का जो उत्सव है और ये जनता अपना प्रतिनिधि चुनने जा रही है और ये जनता की सरकार बनेगी, अब गरीबों की सरकार बनेगी। तो उम्मीदवार ये दावे करते हुए देखे जा रहे हैं कि जनता की सरकार यानी आवाम की सरकार, उम्मीदों पर खरा उतरने वाली सरकार हम बनाएंगे। तो वहीं अगर बात आवाम की करेंगे तो आवाम का ये कहना है, मिला जुला रद्द अमल सामने आ रहा है। कुछ लोगों का ये कहना है कि 15 साल में उनका कुछ खास काम नहीं हुआ, उन पर तवज्जो नहीं दी गई। तो कुछ लोगों का कहना है कि ठीक रही सरकार। ऐसे में कई सियासी मुद्दे भी छाए रहे, तो वहीं कई समाजी मुद्दे भी इस इंतखाबात पर छाए हैं। मुस्लिम अक्सरियती इलाके पर सभी की निगाहें टिकी हुई, क्योंकि यहाँ पर वोटर्स के मूड की अगर हम बात करेंगे तो कुछ खास तौर पर पता नहीं चल पाता है। अब देखने वाली बात होगी कि एमआईएम जो अपना सियासी दायरा वसी करना चाहती है, उन्हें इन इलाकों से क्या कुछ गेन होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहीं दूसरे ग्रैंड अलायंस को भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। एक तरफ एनडीए है, दूसरी तरफ अजीम इत्तेहाद है और तीसरी तरफ ग्रैंड अलायंस है। तो वहीं पप्पू यादव की पार्टी भी अपनी किस्मत आजमा रही है। अख्तर ईमान की किस्मत भी दांव पर लगी हुई है। लगातार पल पल की अपडेट और तस्वीरें हम आपको दिखाते रहेंगे। लोगों की तादाद किस हद तक पोलिंग बूथ पर पहुंच रही है, पल पल की अपडेट फराहम करेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा, हर रोग दफा। Introducing